बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चीज़ को हमने स्टार्ट किया था, जिसका पहला टॉपिक था व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाखें या केमिस्ट्री के शोबाजात। टू अंडरस्टैंड द वाइडली सेपरेट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। केमिस्ट्री डेयर एक वसी और एक पेचीदा इलम है, ये कोई छोटा सा इलम नहीं है। तो साइंस उन्होंने क्या किया, अपनी आसानी की खातर इसको मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर लिया ताकि बेहतरीन तरीके से जो मालूमात है वो हासिल की जा सकें। केमिस्ट्री एक पेचीदा और वसी मजमून है। इसके मखसूस पहलुओं पर खसूसी तवज्जो देने की गर्ज से इस मजमून को बहुत सी अलग अलग शाखों में तकसीम किया गया है। अब इसमें देखें, These branches have distinct areas of studies for the scientists to focus on and to achieve breakthrough and advancement. केमिस्ट्री की इन शाखों में साइंसदानों की तवज्जो के लिए अलग अलग शोबाजात हैं। इन शोबाजात के मुताले से तरक्की और पेशरफ्त की नई राहें खुलती हैं। अब इसमें देखिए, पहली जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री, अब इसमें देखें, दिस ब्रांच investigates how substances behave at atomic and molecular level। ये बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें ये तहकीक की जाती है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह बिहेव करते हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है, उनका किरदार क्या होता है। It provides clear explanation as to how fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics। अब इसमें देखें, केमिस्ट्री की ये ब्रांच इस बात की निहायत साफ अंदाज में वजाहत करती है कि किस तरह इस दुनिया में मौजूद बुनियादी फ़िज़िकल कवानीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मखसूस ख़वास का मूजब बनते हैं। यहाँ पे देखें, हाउ फंडामेंटल फिज़िकल लॉज, कि किस तरह बुनियादी फ़िज़िकल लॉज या कवानीन गवर्निंग आवर वर्ल्ड काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किस तरह इस दुनिया में मौजूद बुनियादी फ़िज़िकल कवानीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मखसूस ख़वास का मूजब बनते हैं। एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ, और उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो ज़िंदगी को रवां दवां रखने वाले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकें। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शंस। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार का न सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स। न सिर्फ हम इसकी रफ्तार का अंदाज़ा लगाते हैं बल्कि इसको हम क्या करते हैं, तब्दील करके रफ्तार को, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को, रेट को तब्दील करके ऐसे हालात को बेहतर बनाया जा सकता है जिनसे सनती पैदावार पर रिएक्शन सर अंजाम दिए जा सकें। फिज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एटम्स की स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल्स की तश्कील को, कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, और इसके अलावा कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है, रेडिएशन का क्या असर होता है, उसको भी हम किस में पढ़ते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं कि एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सोलर्स के, लिक्विड्स के और गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, और मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है, इसका मुताला भी हम किस में करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें इस बात की तहकीक की जाती है कि मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया डियर। और इसमें हम उन बुनियादी फ़िज़िकल कवानीन को भी पढ़ते हैं जिनके तहत तब्दीलियाँ वक़्फ़ पज़ीर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री की शाख इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की वो शाख है जिनमें आप उन कंपाउंड का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन
या तो होती नहीं है या अगर हो तो बहुत कम होती है। यानी केमिस्ट्री की इस शाख में ऐसे कंपाउंड्स को बनाया जाता है जिनमें कार्बन नहीं होती, ठीक है, उनकी तैयारी की जाती है, सिंथेसिस की जाती है, उनकी कंपोजिशन, उनकी तरकीब पढ़ी जाती है, अज्जाए तरकीब भी उनके पढ़े जाते हैं, प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात को पढ़ा जाता है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स की साख्त का मुताला किया जाता है, कंपाउंड्स की साख्त का मुताला किया जाता है जिनमें कोई कार्बन नहीं होती या ना होने के बराबर होती है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट्स, acid and bases. Inorganic compounds are used as fertilizer, medicine, catalyst, pigments, coating and much more. ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उन कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन नहीं होती। जिस तरह देखें ये वाटर H2O, इसमें कार्बन नहीं है, C इसमें नहीं है, ठीक है, कार्बन इसमें नहीं होती। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी कार्बन नहीं है। O2 एक गैस ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन नहीं है। NaCl एक साल्ट है, इसमें भी कार्बन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड का मुताला किस में किया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किए जाते हैं। इनको बनाने के तरीके, इनके अज्जाई तरकीबी, ठीक है, ये तमाम इनके रिएक्शंस, इनका मुताला किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक चीज़ ढेर याद रखना कि इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनके अंदर कार्बन होती है, उनको हम इनमें शामिल करते हैं, उनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें Na2CO3 है, इनमें कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। MgCO3 ये भी इनमें कार्बन है, देखो यहाँ पे, इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक है। बाइकार्बोनेट्स हैं कुछ, यहाँ पे देखो NaHCO3, इसमें भी कार्बन है। उसने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, कंटेन लिटल और नो कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें थोड़ी बहुत कार्बन होती है। तो ये जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स, इनमें कुछ ना कुछ कार्बन मौजूद होती है, कुछ ना कुछ क्या बल्कि होती है इनमें कार्बन, लेकिन चूंकि इनकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, इसलिए आप इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही रखते हैं और उनका मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही किया जाता है। नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल। इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं इनमें मेटल हो सकती हैं, नॉन मेटल या मिक्सचर ऑफ दीज, इन दोनों के मिक्सचर भी हो सकते हैं जिनको मेटलाइट्स कहते हैं, साल्ट्स हो सकते हैं, एसिड एंड बेसिस हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको आप फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, खादों के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पिगमेंट्स के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, रंगों के तौर पे, कोटिंग के लिए, किसी चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ की तय चढ़ाने के लिए कोटिंग, एंड मच मोर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट हमारे पास है, केमिस्ट्री की ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। ये ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो उन कंपाउंड से मुतल्लिक है जिनमें कार्बन पाई जाती है, ठीक है, जिनको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव, और उनके माखूस मुरक्बात। ये भी हम देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह देखें यहाँ पे मैंने लिखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की शाख है जिसमें आप उन कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन पाई जाती है। जिस तरह देखिए ये CH4 है, ठीक है, इसमें कार्बन है, और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अगर इन हाइड्रोकार्बन्स का आप किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करवाएं, जिस तरह देखो CH4 का मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया तो CHCl3 बना, तो इसको आप इसका डेरिवेटिव कहेंगे, यानी कि CHCl3 CH4 का डेरिवेटिव है, CH2Cl2 CH4 का डेरिवेटिव है, CHCl3 CH4 का डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का मुताला किया जाता है और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला भी किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका मुताला किस में किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये कैसे बनते हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इन तमाम को डिस्कस हम कहाँ पे करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि उनमें कार्बन होती है लेकिन आप उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। उनमें शामिल हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। अगरचे इनमें कार्बन है, जिस तरह देखो यहाँ पे Na2CO3 मैंने लिखा है, यहाँ पे कार्बन है, MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन है, लेकिन आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनकी खसूसियत से क्या है? डिफरेंट है। बाइकार्बोनेट है कुछ, NaHCO3, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है,
इसको आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना, बस अपने जहन में ये रखें, कुछ कार्बोनेट जिनके साथ CO3 लगाओ, कुछ बाइकार्बोनेट जिनके साथ HCO3 लगाओ, कुछ नहीं बल्कि सारी कार्बोनेट और सारे बाइकार्बोनेट जिनके साथ HCO3 लगा हो या CO3 लगाओ, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और CO, इनमें कार्बन पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक हो गया डियर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है जिनमें कार्बन पाई जाती है, जिस तरह ग्लूकोज है, सक्रोज है, फ्रक्टोज है। अच्छा देखें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स है। देखो यहाँ पे आ गया ना, कार्बोनेट्स का मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे। कार्बोनेट्स कौन से होते हैं? कार्बोनेट्स वो होते हैं जिनके साथ CO3 लगाओ, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये एक साल्ट है। या बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसके साथ HCO3 लगाओ, ये बाइकार्बोनेट होते हैं। इनका मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे। बाइकार्बोनेट ऑक्साइड है कुछ, जिस तरह देखो ये हमने ऑक्साइड, यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO है, ठीक है। तो ये इनमें अगरचे कार्बन है, लेकिन आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, एंड कार्बाइड, इन दिस ब्रांच वो स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन की साख्त पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे ये बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, खसूसियात, कंपोजिशन, इनकी अज्जाए तरकीबी पढ़ेंगे, ये बनते कैसे हैं, एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इन कंपाउंड्स का मुताला भी हम इसमें करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये तमाम तरह की ज़िंदगियों में पाए जाते हैं, तमाम तरह के जानवरों में पाए जाते हैं, और ये ज़िंदगी के लिए लाजमी भी होते हैं। ठीक हो गया डियर। इनऑर्गेनिक कार्बन के अलावा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन वाले कंपाउंड, स्वाई, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट डियर हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है, उसका नाम है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर्स इन दिस प्लैनेट। माहौलियाती केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से मुराद क्या है? माहौलियाती केमिस्ट्री। इस स्यारे में वकू पजीर होने वाले कीमियाई, केमिकल से क्या मुराद? कीमियाई, एंड बायोकेमिकल फिनोमिना, और जितने भी हयातियाती कीमियाई मज़ाहर वकू पजीर हो रहे हैं, उन सब का मुताला किस में शामिल है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में शामिल है। यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम जितने भी इस स्यारा ज़मीन पर केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उनका मुताला हम करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफ़ेक्ट्स and fates of chemical species in the air, soil and water environment। अच्छा, इस मज़मून में हम हवा, मिट्टी, पानी में मौजूद कीमियाई अशिया के माखज़ के वो कहाँ से ये चीज़ें बनती हैं, इनके दरमियान होने वाले रिएक्शंस, अच्छा इन रिएक्शंस के असरात और इनकी वजह से माहौल में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करेंगे। देखो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्स, इनका माखज़ पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं, इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे इनके असरात, एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन दी एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर इन्वायरमेंट के अंदर, तमाम तरह की जो हमारे पास अब माहौल हैं, हवा वाले, आबी, ठीक है, पानी वाले, और दूसरे कौन से हैं? ज़मीनी माहौल, तमाम के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं उनके क्या असरात हैं, उनका हम मुताला किस में करेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हवा, मिट्टी और पानी में मौजूद जितनी भी केमिकल अशियाँ हैं, उनके माखज़, उनके दरमियान होने वाले रिएक्शंस और उन रिएक्शंस के असरात का मुताला किस में किया जाता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में किया जाता है। विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट दैट ह्यूमन हैव ऑन द इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। अब देखो क्या है, इन बातों के मुताले के बगैर, अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ते तो इनके बगैर हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम इन कीमियाई अशिया की मौजूदगी के माहौल पर असरात का मुताला कर सकें। हमने कोई चीज़ बनाई है, बिलफर्ज में कहते हो हमने प्लास्टिक बनाया या शापर बनाया, ठीक है, तो हम ये देखेंगे ना कि भाई ये शापर माहौल के ऊपर क्या असर कर रहा है, या हमने एक ईंधन बना लिया है, पेट्रोल से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो वो जो पेट्रोल है जो गाड़ी के अंदर आप डाल रहे हैं पेट्रोल, वो माहौल के ऊपर क्या असरात डाल रहा है, इसका मुताला हम किस में करेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। It helps in understanding the causes, effects and solution of different types of pollutions।
अब ये देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब इससे हमें ये चीज़ समझने में मदद मिलती है कि माहौल में होने वाली मुख्तलिफ़ तरह की आलूदगी वो क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं और उसका सलूशन क्या है। ठीक है, इन बातों के मुताला करने से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम माहौल पर होने वाले असरात की वजूहात जान सकें और माहौल में मौजूद आलूदगी को कम करने के तरीके भी ढूंढ सकें। अच्छा, आगे हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री देखें क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप तज्जियाती केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो डियर, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें आप मुख्तलिफ़ तरह के सब्सटेंसेस का एनालिसिस करते हैं। जिस तरह देखें, आप ले जाते हैं कोई भी मटेरियल लैब के अंदर, तो वहाँ पे उसका एनालिसिस किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। आप ब्लड एनालिसिस करवाते हैं, ब्लड के अंदर पानी है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर शुगर है, ठीक है, नमकियात हैं इसके अंदर, तो इसको एनालिसिस कहा जाता है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स। अब इसमें देखो, तज्जियाती केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, अशिया में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को न सिर्फ के अलहदा किया जाता है, उनकी सेपरेशन करते हैं उनकी हम, ठीक है, बल्कि क्या करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, शनाख्त भी करते हैं, और उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन और उनके इर्तिकाज़ को भी मालूम करते हैं कि कितनी परसेंटेज है इन अशिया की किसी भी सैंपल के अंदर। Nowadays the field of analytical chemistry generally जो है involves the use of modern and sophisticated instrument to analyze material या matters। कीमियाई अशिया के तज्जिया के लिए आजकल जदीद और पेचीदा मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी वजह से ये काम बहुत जल्द और बेहतर अंदाज में हो रहा है। ये जो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, इसमें जो एनालिसिस की जाती है वो दो तरह से की जाती है। एक आपके पास एनालिसिस होती है जिसको आप कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक होता है क्वालिटी के लिहाज से और एक होता है क्वांटिटी के लिहाज से, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। एक होता है मियार के लिहाज से एनालिसिस और दूसरी होती है मिकदार के लिहाज से, कि एक आपके पास जो मटेरियल है, जो आपने सैंपल दिया है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, और दूसरा होता है उसकी क्वांटिटी, कि उसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं उनकी मिकदार क्या है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का मुताला हम किस में करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस का और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मुताला हम किस में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के जिस्मों के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका मुताला करते हैं। बायो लफ्ज़ जहाँ पे देखें, बायोस से निकला है। बायोस का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी, और ज़िंदगी किन में होती है, जानदारों में होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, इस मजमून में कीमियाई अमल के नतीजे में ज़िंदगी की रवानी को समझा जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये उन केमिकल सब्सटेंसेस का मुताला है एंड वाइटल प्रोसेस का अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ज़िंदा चीज़ों में हो रहे होते हैं, जानदारों में हो रहे होते हैं, यानी कि जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स और उनकी वजह से वजूद में आने वाले अहम मज़ाहिर जो ज़िंदगी को रवां दवां रखते हैं, इस शोबे का अहम मौजू है बायोकेमिस्ट्री का। जानदारों के अंदर जितने भी केमिकल चीज़ें हैं, उनके रिएक्शंस जो हैं, इन तमाम का मुताला किस में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और बायोकेमिस्ट्री हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स की साख्त, उनकी यानी कि स्ट्रक्चर, और उसके अलावा इनके अमल करने के तरीके के बारे में भी क्या करती है, हमें ये मालूमात फराहम करती है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसे कहते हैं, अमल करने के तरीके, उनका किरदार क्या है, उनका अफ़आल क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ऑफ मालिक्यूल सच एज प्रोटीन क्या काम करता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, लाइपिड्स के काम, ठीक है, और इनका फंक्शन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन तमाम का मुताला हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये उन रिएक्शंस के मुताला से मुतल्लिक है जो किस में हो रहे होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में हो रहे होते हैं।
डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस का मुताला करते हैं। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। इन रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियस में होने वाले मज़ाहिर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, और एटम के न्यूक्लियस की तब्दीली। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, इंडस्ट्री में, और आगे किस में है? रिसर्च वगैरह में है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री और लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स ये दो अल्फाज हैं, एक पॉली और दूसरा होता है मेर्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेर्स का मतलब होता है पार्ट, बहुत सारे पार्ट मिलके अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। और लार्ज मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिस तरह देखें यहाँ हमारे पास हम कहते हैं दीवार है, ठीक है, उस दीवार में क्या होता है? एक ईंट होती है, वो दूसरी ईंट के साथ मिल जाती है, वो तीसरी के साथ मिल जाती है, और ऐसे एक दीवार बन जाती है। इसमें हर एक जो पार्ट है ना, ये एक मोनोमेयर है। क्या है ये? मोनोमेयर। तो बहुत सारे मोनोमेयर आपस में मिलते हैं और एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको आप नाम देते हैं पॉलीमेर का। क्या नाम देते हैं? पॉलीमर का, ठीक है। तो यहाँ पे पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेर का मतलब होता है पार्ट, बहुत सारे पार्ट, बड़ा मॉलिक्यूल बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे देखो पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीमर्स, जिस तरह हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे जिस्म का। तो एक दीवार है, वहाँ पे ईंटें, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दीवार की। तो पॉलीमर्स केमिकल फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर केमिस्ट्री है, इसमें हम इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के ख़वास पढ़ते हैं, इनकी साख्त पढ़ते हैं और उनको बनाने के तरीके समझते हैं। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं। कौन कौन से? प्रोटीन्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इस तरह सेलुलोज, ये भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें छोटे छोटे प्रोटीन्स के अंदर देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर ये प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं। छोटे छोटे अमाइनो एसिड होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, प्रोटीन का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये गोश्त वाला जो हिस्सा होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, ये ज़्यादातर प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। अकरिंग पॉलीमर्स, अब ये कुदरत में पाए जाने वाले चंद पॉलीमर्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स है, सेलुलोज है और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है जियोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ की केमिकल कंपोजिशन का मुताला करते हैं और उसके सोर्सेज का एंड मिनरल्स का, इस काल उसको हम क्या कहेंगे? जियोकेमिस्ट्री कहेंगे। अपार्ट फ्राम इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज़ एप्लीकेशंस इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। जियो मैपिंग से ज़मीन के ऐसे नक्शे बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए न सिर्फ मादनियात की तलाश में हमें मदद मिलती है, ठीक है, मादनियात की तलाश में न सिर्फ हमें मदद मिलती है बल्कि इनके ज़रिए माहौल की निगरानी भी की जाती है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, माहौल की निगरानी की जाती है। जंगलात के बारे में मालूमात और मेडिकल रिसर्च के बारे में बहुत सारी मालूमात हमें मिलती हैं। फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? जंगलात के बारे में। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ज़मीन के अज्जाए तरकीबी पढ़ते हैं, उसके सोर्स पढ़ते हैं, माखज़, और इसमें मौजूद मादनियात का मुताला करते हैं। जियोकेमिकल मैपिंग से ज़मीन के ऐसे नक्शे बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए न सिर्फ मादनियात की तलाश में हमें मदद मिलती है बल्कि हम क्या करते हैं, इनके ज़रिए माहौल की निगरानी भी करते हैं, जंगलात के बारे में भी मालूमात हासिल करते हैं और मेडिकल रिसर्च भी करते हैं। नेक्स्ट देखें, दिलचस्प मालूमात है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जियोथर्मल हीट पम्प्स यूजेज ए पम्प टू ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड वाटर इनटू द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विंटर टू हीट दैम एंड इन द समर टू कूल दैम। जियोथर्मल जो है हीट पम्प्स, ये जियोथर्मल हीट पम्प्स होते हैं। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को सतह पर लाकर, ऊपर लाकर इमारत को सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जियोथर्मल हीट पम्प्स इसका यूज़ क्या है। आगे हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन्स और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। इस ब्रांच में
कीमियादान इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में न सिर्फ मनसूबाबंदी करते हैं बल्कि उनको अमली तौर पर तैयार भी करते हैं। द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन, ना सिर्फ उनके बारे में उनके डिज़ाइन तैयार करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, एंड सिंथेसाइज मेडिसन, बल्कि उनकी तैयारी भी करते हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम अद्वियात जो इंसानों के फ़ायदेमंद होती हैं, फ़ायदे के लिए होती हैं, उनको न सिर्फ बनाते हैं बल्कि उनके लिए मनसूबाबंदी भी करते हैं। इट इंक्लूड्स डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। इस इल्म में अद्वियात की दरियाफ्त, उनका इस्तेमाल और इंसानी जिस्म में दवा के जुज़्व बदन होने के बारे में तहकीक भी की जाती है। आगे हमारे पास है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें देखें, इट इज़ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर जो है स्पेस। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशंस। केमिस्ट्री की इस शाख में खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस का मुताला किया जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जो कहाँ पाए जाते हैं? स्पेस के अंदर, खला के अंदर पाए जाते हैं, एंड इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अबंडेंस को एंड रिएक्शंस को ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशंस। मज़ीद इन अशिया की कसरत और रेडिएशंस के साथ साथ कायनात में इनके तामुलात का मुताला भी किया जाता है कि कायनात में ये चीज़ें किस तरह जो है रिएक्शन करती हैं या रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पे डेयर एक्सरसाइज है। ए ल्यूनर मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉट सैंपल्स फ्राम द मून। हाल ही में चाँद पर भेजा गया मिशन अपने साथ चाँद की ज़मीन के नमूने लाया है। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वर देन कैरिड आउट ऑन इट, पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू। इन पर झैल में दर्ज तजर्बात किए गए, आप बताएं कि इनमें से ये तजर्बात केमिस्ट्री की कौन सी शाख से मुतल्लिक हैं। पहला है डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन, कि जो आप लेके आए हैं चीज़ें, ठीक है, उनकी जो कंपोजिशन है आप उसको किस में पढ़ेंगे? तो डेयर कंपोजिशन जो होती है ना, ये आप किस में पढ़ते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। कंपोजिशन, स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इट कंटेन, इसको आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आ गया कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसको आप किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन, इसका मुताला हम कंपोजिशन का मुताला किस में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इट कंटेन्स, इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और आ गया कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल जो है इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, इसको हम किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक हो गया डेयर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।